मैंने एक जो पियून होता है ना, हाँ हाँ। एक पियून से लेके प्रेसिडेंट तक के कैरेक्टर्स किए हैं। हाँ एक एग्जैक्टली। सिपाही से लेके एसपी तक के कैरेक्टर्स किए हैं। मतलब हम्म। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं। क्यों मुंशी, जी। कितना हिसाब बना है आज का? कुल टोटल तो बनते 32 रुपए, इनके हिस्से में 10 रुपए आते हैं। दे दो सादा साहब के 10। ये तो हो गया आज का हिसाब। सादा साहब, आइंदा आपको यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा और अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 में हूँ आपके साथ आपकी आरजे महाविशान और शो है ये स्टार स्ट्रक। इस शो में हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ अच्छे अच्छे अदाकारों से। कभी आपकी मुलाकात होती है हिदायतकार से, कभी आपकी मुलाकात होती है किसी सिंगर से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन एक्टर जिन्होंने मूवीज भी की हैं, ड्रामास भी किए हैं, कॉमेडी भी की है, काफी कुछ किया है। तो मैं वेलकम करूंगी अपने शो में शुजा समी को। अस्सलाम वालेकुम शुजा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तो शुजा, आज जानना चाहेंगे आपसे कि ये अदाकारी का जो सफर है कब से जारी है, कब शुरू हुआ था? ये तो मुझे भी याद नहीं है। अच्छा, इतनी पुरानी बात हो इस- गई। इतनी पुरानी बात होगी, लेकिन ये कि प्रोफेशनली जो मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी 2010 में की थी। अच्छा अच्छा, इसको तो इतना टाइम नहीं हुआ, 14 साल 15 साल का लगा लें, है ना? लेकिन अब जी वैसे ही होगा। मतलब प्रोफेशनल के अलावा आप वैसे भी अदाकारी कर रहे थे लोगों के साथ? लोगों के साथ भी कर रहा था, लेकिन मैंने टीवी पे भी प्ले किया है। मैं बहुत छोटा था जब एक प्ले था, उसके अंदर मैंने काम किया था। तो वो अच्छा, मुझे याद नहीं है कौन सा सन था, लेकिन बहुत पहले की बात है। बहुत पहले की बात। सही सही, गुड। मतलब एक तरह से आप चाइल्ड एक्टर भी रह चुके हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। सही सही। तो शुजा, कैसे मतलब ये मतलब जिस वक्त आपने वो ड्रामा किया था तो कोई आपके जानने वाले थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था क्या? मतलब कैसे चांस मिला था? फिर जब आपने 2010 में बाकायदा अदाकारी का सोचा तो उसके पीछे क्या हाँ, वजूहात थी? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जब हम पहले जो अदाकारी करते थे, चूंकि मैं एक एम्ब्रॉयडरी शॉप पे काम करता था अपने बड़े भाई के साथ, तो वहां पे काफी सारे एक्टर्स आते थे। अच्छा। और इशरत हाशमी आपा, जो बहुत लेजेंड है पाकिस्तान की, हम्म। उनके घर पे एक ड्रामा शूट हो रहा था, उसका नाम था समंदर है दरमियान। अच्छा। तो उसके अंदर उन्होंने ऐसी हमें बुला लिया था, तो कपड़े देने गए हुए थे, तो मैंने टाई शाई लगाई हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई ये बच्चा किसका, इसको बैठा दे। वो बैठा के हम्म। 2 सीन्स करा लिए थे। उस जमाने में जो है सैटेलाइट चैनल इतने ज्यादा नहीं होते थे, शायद नहीं होते थे। तो वो 2 सीन्स चले थे, तो उसके ऊपर काफी सारे लोग स्कूल में भी और मतलब बाहर जाने में भी, कहीं पे भी जाते थे, रिलेटिव में जाते थे, सब लोग बोलते थे यार आपको ड्रामों में देखा है, आप तो टीवी पे आते हैं। तो उसके बाद आई गई हो गई बात, खत्म हो गई कहानी। उसके बाद 2010 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। अच्छा। और जो रीजन बना ये इतनी ज्यादा मेहनत करने का, या इतना ज्यादा वो पैशनेट होने का एक्टिंग के लिए, तो वो ये था कि मेरे वालिद के इंतकाल से 2 दिन पहले उनका हाथ मेरे हाथ में था, मेरा हाथ उनके हाथ में था। रात के 3 बज रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, और अनकॉन्शियसली उन्होंने ये कहा, और वो आखिरी जुमला था उनका। तो उसके बाद फिर काफी अरसे तक मुझे नींद नहीं आई, और मेरी समझ में नहीं आया मैं नाम रोशन कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने बड़ी रिसर्च करने के बाद ये फैसला किया कि भाई अगर आपने नाम रोशन करना है अपने वालिद का, तो एक्टर बन जाओ। क्योंकि एक एक्टर है जो कि पूरी दुनिया में कोई भी मैसेज दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो फिर मैंने मेहनत करना शुरू की, ऑडिशंस देना शुरू किए, एक्टिंग सीखना शुरू की, और फिर करते 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 आज अल्लाह का शुक्र है कि आज कतर रेडियो पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है। अभी 2 दिन पहले दुबई में न्यूज लगी हुई थी, एक हफ्ता पहले ये अपना पाकिस्तान में न्यूज लगी हुई थी, कमिंग वीक के अंदर यूके में न्यूज लगेगी, फिर कनाडा में इंटरव्यूज हो चुका है मेरा, और यूएसए में इंटरव्यूज हो चुका है। पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट कोई अखबार शायद ऐसा ना हो जिसमें मेरा इंटरव्यू ना हुआ हो, या कोई चैनल्स नहीं है जिसपे मैंने कोई काम ना किया हो। ऑलमोस्ट चैनल्स के साथ काम कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर चुका हूँ, फिल्में की, कमर्शियल्स किए, और ये सिलसिला चल रहा है बस। ग्रेट, कोशिश जबरदस्त। यही है। मतलब जो आपके वालिद का जुमला था आपसे आखिरी,
तो आपने उस चीज को इतना एक ये बड़ी बात है कि एक बेटे के तौर पे आपने सोचा कि जबकि वालिद आपके नहीं रहे थे, वो आपसे सवाल करने के लिए भी मौजूद नहीं थे, लेकिन एक बेटे के तौर पे आपको ये अपना फर्ज लगा कि अगर मेरे वालिद ने मेरे लिए ये ख्वाब देखा था तो मुझे उस ख्वाब को ताबीर देनी है। तो ग्रेट, जबरदस्त लगा, बहुत जबरदस्त, इंस्पायरिंग। अच्छा तो शुजात, फिर पहली दफा जी ये पूरी स्ट्रगल चली आपकी, आपने ऑडिशंस दिए सब जगहों पे और सब कुछ, पहली दफा आपको इंट्रोड्यूस करवाने का, आपको चांस देने का सेहरा किसको जाता है? ये तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि पहली मर्तबा जो था वो तो इशरत हाशमी के, वो कासिम जलाली साहब थे, ठीक है। उसके बाद जब मैं प्रोफेशनली काम करने लगा तो मैंने उसके बीच में भी एक दो ड्रामे किए थे, जो कि 2010 से पहले की कहानी है। तो मैं हमेशा एक शख्स है जिसको हमेशा इस चीज का क्रेडिट दूंगा, वो है बरकत सिद्दीकी साहब। उनको भाई बोलता हूँ मैं, स्पिरिचुअल फादर भी बोलता हूँ। वो बरकत सिद्दीकी ने मुझे चांस दिया और उन्होंने मुझे ग्रूम भी किया, क्योंकि मैं उनके पास जाता था हर महीने 2 महीने। और पहले तो ये था कि मेरी हाइट वाइट की वजह से मुझे लोग सिर्फ पुलिस वाले कैरेक्टर में कास्ट करते थे। अच्छा। काफी सारे ड्रामों में सिर्फ पुलिस का कैरेक्टर्स होते थे और मुझे बस वो कहते थे कि बस ये पुलिस वाला बनेगा ना, या कोई डकैत वकैत बन गया, समथिंग लाइक दैट। तो फिर बरकत भाई ने मुझे बताया कि यार अब तू पुलिस का कैरेक्टर नहीं करेगा। तो फिर मैंने मना करना शुरू किया, तो फिर उन लोगों ने मुझे कास्ट करना छोड़ दिया। उस वक्त मैंने और ज्यादा मेहनत करना शुरू की। फिर जब मैं दूसरे कैरेक्टर्स में आया और फिर जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो वो ऐसी स्टार्ट हुई कि मैं मोर देन 50 ड्रामास कर चुका हूँ, बल्कि 60 से ज्यादा ड्रामे कर चुका हूँ अब तक। मंटू मालिक फिल्म की मैंने, और भी चीजें चल रही हैं। तो पाकिस्तान से बाहर मुझे लोग जानते हैं। और अगर वही वाली बात है ना कि अगर आप कतर में बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, तो कुछ तो किया होगा मैंने पिछले 14-15 साल में कि आपने मुझे याद किया। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये मतलब अच्छा, ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपकी हाइट की वजह से पुलिस के किरदार मिल रहे थे, कि हाइट अगर ज्यादा है तो फिर पुलिस का ही रोल, मतलब लंबे चौड़े से पुलिस वाले होते हैं तो इसलिए। एग्जैक्टली, वो लगता था कि कुछ लोग तो मुझे पुलिस वाला ही समझने लगे थे। अच्छा, मतलब इतना आपने किरदार किए थे। इतने किरदार किए थे। फिर हम लोग थाने में ही होती थी शूट्स वगैरह, तो वो वर्दी वगैरह पहन के, चूंकि 6+ मेरी हाइट है, तो वो लोगों को लगता था कि वाकई में पुलिस वाला है। हाँ सही। मतलब ये भी एक स्टीरियोटाइप बन जाता है ना, कि एक छाप लग जाती है। और ये अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मैं आपको बताऊं महविश, मैंने एक जो पियून होता है ना, एक पियून से लेके प्रेसिडेंट तक के कैरेक्टर्स किए हैं। एक सिपाही से लेके एसपी तक के कैरेक्टर्स किए हैं। और मैंने इतने कैरेक्टर्स किए ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। आई थिंक मालिक में आपका प्रेसिडेंट का रोल था, राइट? यस, मालिक में मेरा प्रेसिडेंट का रोल था, पार्टी लीडर का। और फिर मैंने मंटू फिल्म के अंदर मैंने एक बर्फ फैक्ट्री का मालिक का कैरेक्टर किया था, जो कि बिल्कुल जाहिल होता है और उसको तमीज बात करने की। तो बात ये कि मैंने जितनी भी फोटोग्राफर्स के कैरेक्टर्स किए, मैंने जेंटलमैन के कैरेक्टर्स किए, मैंने नेगेटिव जो क्रिमिनल्स के कैरेक्टर है, तो उसमें स्ट्रीट क्रिमिनल का भी कैरेक्टर किया है मैंने, और कॉर्पोरेट क्रिमिनल के भी कैरेक्टर्स किए हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने किए हैं और मुझे मजा आता है। इतने ज्यादा कैरेक्टर्स मुझे ऑफर होते हैं ना, मैं रिपीट कम ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर दफा कुछ नया हो। एक मैंने कैरेक्टर किया था जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है, वो ड्रामा नंबर था, एक ड्रामा था, उसके अंदर था मेरा एक्टर का कैरेक्टर, कि एक एक्टर जो आता है नया और उसको जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री के लोग फुटबॉल बनाते हैं, तो वो कैरेक्टर करने में मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा सही। अब मतलब वो फिर एक तरह का आपका वो एक एक्सपीरियंस भी था, रियल लाइफ एक्सपीरियंस? नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो नहीं था। उसकी वजह यह है कि उसमें मैंने ये डाला था कि भाई वो बंदा बाहर से पढ़कर आया ना, उसकी इथिक्स, उसकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना, फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, उसके अंदर लोग क्या करते हैं कि कोई भी बंदा ज्यादा स्किल्ड होता है ना, तो उसको लोग जो है ना डिग्रेड करते हैं, उसके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, उसको बेवकूफ बनाते हैं। तो वो ऐसा था कि वो बंदा हॉलीवुड से पढ़कर आया है, वो मतलब एक्टिंग, वो पूछता है ना कि यार हाँ भाई क्या एक्टिंग किया है, बोला वो। उसमें मैंने इरफान खान का भी डायलॉग ऐड किया था अपनी एक्टिंग के अंदर, कि वो पूछता है हाँ भाई कैसी एक्टिंग करोगे, मैं बोलता हूँ पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश,
कोई खास वजह नहीं, कोई तनाव भी नहीं, मन ऊब गया है। वही शोर, आवाजें, खाना, घर घर, थाना, मौसीकी, मवेशी, लाशें, रोज अपने दामन के खून से धब्बों रोज अपने दामन को खून के धब्बों से धोना। कोई शिकायत नहीं है, जब पुलिस की नौकरी की है तो इतना तो होगा ही। एक अजब सा एहसास है ना, अजब। आप रोज नया दिन निकलता है, मैं वही पुराना हूँ, जिंदगी वही पुरानी, चली जाए। ये डॉक्टर साहब, मैं ये जो जिंदगी की गाड़ी चल रही है, इसको, इसकी ट्रेन को खींचना चाहिए इनको और उतर जाना। तो डॉक्टर बोलता है, फिर किया क्यों? बोले, इसकी 3 वजह। हमें जो पिस्तौल की गोली मिलती है वो 40 रुपए की होती है, वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। मैंने गवर्नमेंट जो है वो आवाम से पैसा लेती है। मैंने कहा, मैं अपनी जान लेने के लिए आवाम का पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं? दूसरी, मेरा एक असिस्टेंट है मुन्ना, उसकी कुछ रिलेटिव आए हुए थे हरियाणा से। मैंने कहा, यार अगर मैं मर जाऊंगा तो इसकी गोली खराब हो जाएगी। तीसरी, जब पिस्तौल की ठंडी ठंडी नली मेरे दिमाग पे लगी तो मेरा ध्यान खिड़की के दूसरी तरफ गया और वहां मुझे एक बहुत खूबसूरत इंद्रधनुष नजर आया। मैंने सोचा, यार इसको देखे देखे तो नहीं मरा जा सकता। फिर मैंने कैंसिल कर दिया। ये था, ये मैंने किया था। उसके बाद फिर वो दूसरा था, वो मुझे सिखा रहे होते हैं ना, एक्टिंग सिखा रहा था। मैंने कहा, क्या? वो कहता है, भाई सेट पे ओवर एक्टिंग नहीं चलती। तो मैं तो ओवर एक्टिंग मतलब मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। यू नो व्हाट इज एक्टिंग इज? Acting is about discipline. Acting is being focused, being specific by the specific results. Move, imagination, move your body, move imagination on your body. That is what acting is. When you make it real, when the words comes out from the center, when you move imagination on your blood, that is what acting is. Voice and more voice. That is what acting is. आप सिखाओगे मुझे एक्टिंग? तो ऐसी चीजें मैंने उसमें एड ऑन की थी, तो बड़ा मजा आया था वो कैरेक्टर करने में। ग्रेट, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग, मतलब अच्छा लग रहा है सुनने में कि वाकई मजे का रोल होगा। और बीइंग अ एक्टर, मतलब आप जब इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो रोल को, जो कि आपकी फील्ड का भी है, और आप देख रहे हो अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग आपको यकीनन नजर आते होंगे जिनके साथ इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा शुजा, मतलब ये एक इंसानी नफ्सियात है जो आपने बात की ना, कि कोई अगर जिसमें स्किल्स हैं और दूसरे जो लोग हैं जिनमें स्किल्स नहीं है, तो वो एक रवैया होता है ये वाला कि आप सबसे पहले काम करना शुरू कर देते हो कि उसको दबाना शुरू कर दो, कि मतलब कहीं ये जो इनसिक्योरिटी है ना आपकी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि दूसरा आपसे बेहतर है, तो आपने आप उसको डिग्रेड करके कैसे ये साबित करना है कि तुम कमतर हो। यही तो प्रॉब्लम है बेसिकली। ये वही वाली बात है ना, इट्स ह्यूमन नेचर, कि जब आप कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते ना और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो फिर आप जाते हो प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में, मायूसी में। जो मेरा कैंपेन है, मेक 1 to 5 people हैप्पी, पिछले 4 साल से मैं ये जो कैंपेन कर रहा हूँ, तो हमारा स्लोगन भी यही है ना, और हमारा एजेंडा भी यही, सिस्टम में पॉजिटिविटी लाना, मोहब्बत पैदा करना और खुशियां पैदा करना। तो उसमें यही चीजें आती हैं कि जो चीज आपके इख्तियार में है, अगर आप उन पे काम करोगे ना, तो आप कामयाबी, सेहतमंदी और खुशियों की तरफ जाओगे। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, इख्तियार में नहीं है, उन पे जब आप काम करोगे तो आप मायूसी, नाकामी, जिल्लत और बीमारियों के अंदर जाओगे। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान को खुद को एजुकेट करना। बेसिकली हमारे यहाँ होता क्या है, हम सबको एजुकेट कर रहे होते हैं, खुद के अलावा हम सिर्फ अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, बाकी दुनिया को सिखा देंगे सब कुछ, खुद ना सीखेंगे कुछ। सही। अच्छा, मैं आपकी मूवी मालिक की तरफ आना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले भी आपने ये मेक 1 to 5 people हैप्पी का जो आपने बताया स्लोगन है आपका, आप इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। तो ये ख्याल कैसे आया था, मतलब अदाकारी करते करते और काम करते करते, मतलब ये एक ऐसा काम है जिसमें आप, मुझे अंदाजा है कि आप अपने पास से जो भी पैसे हैं, प्रोडक्शन वगैरह कोई और नहीं करता, आप खुद कर रहे होते हैं, खुद अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें स्क्रिप्टिंग और ये सारा काम भी आपका अपना होता है, एडिशन और मतलब एडिटिंग वगैरह, ये सारा का सारा काम आपका अपना है। मेरा सारा काम मैं अकेले नहीं करता, मेरी टीम है पूरी, हमारे 7 लोग हैं जो लिखते हैं, जो डायरेक्टर है, मिसाल के तौर पे जो राइटर है, या जो प्रोडक्शंस के लोग हैं, सारे लोग हैं, लेकिन मैं ही नजर आता हूँ लोगों को। एग्जैक्टली, मतलब एक वन मैन शो लग रहा होता है किसी हद तक, तो मुझे यही लगता था कि शायद आप करते हैं, लेकिन चलिए, मतलब आप पैसे खर्च कर रहे हैं, डेफिनेटली राइटर को पैसे दे रहे हैं, सब कुछ। तो ये ख्याल कैसे आया कि आपने ये काम करना है,
बेसिकली देखें, जैसे कि मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में बोला था कि मुझे वर्ल्ड फेम चाहिए। तो वर्ल्ड फेम के लिए मैं काम कर रहा था। मैंने कहा 10 साल में एक्टिंग करूंगा, फिर इंटरनेशनल कोई काम कर रहा हूँ, हॉलीवुड जाऊंगा या किसी इंटरनेशनल जगह पे जाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ कि मुझे इंटरनेशनल एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ और बीच में कोविड आ गया। तो कोविड आने की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा यार ये मेरा इंटरनेशनल फेम होने का ख्वाब तो अधूरा रह जाएगा अगर मैं ये फिल्म नहीं करूंगा, और कोविड तो जान ही नहीं छोड़ रहा है। तो बहरहाल एक बच्चा है जिसका नाम हमने बॉस रखा, मैंने उसके साथ सबसे पहली शॉर्ट फिल्म मैंने उसी के साथ की थी। 51 सेकंड्स की शॉर्ट फिल्म थी, सबसे ज्यादा शॉर्ट फिल्म वही थी। तो उसमें वो मैं परेशान बैठा होता तो वो बच्चा आता है मुझे नजर, और उसको देख के मेरे उसके देखते के साथ ही ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। तो मेरा डिप्रेशन, मेरा जो ये सख्त हो रहा था ना, डिप्रेशन से फट रहा था, ब्लड प्रेशर शूट हो रहा था और चीजें शूट होती, वो सारा जीरो पे आ गया। मैंने कहा यार ये है डिप्रेशन का इलाज, फ्री ऑफ कॉस्ट। मकसद आप बच्चे को देखो तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। आप अपने घर में जाते हैं, जो भी लोग हैं बाहर से आते हैं और घर में जाते हैं, घर में बच्चों को देखते के साथ ही उनका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तो फिर मैंने फिर इस पे रिसर्च करना शुरू की, और फिर मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई पॉजिटिव मैसेजेस के ऊपर, और फिर मुझे पता चला कि डिप्रेशन तो कोई बीमारी है ही नहीं। पूरी दुनिया के डॉक्टर से मैंने बात की, फिर पता चला कि डिप्रेशन बीमारी नहीं है, डिप्रेशन इज अ बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो अमीरों से पैसा कमाने के लिए स्टार्ट। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है इसके ऊपर। नहीं, मैं आपको रिसर्च दे रहा हूँ ना। देखिए, गरीब आदमी को तो डिप्रेशन होता ही नहीं है, उसको तो एहसास महरूमी होती है, उसका इलाज शुक्रगुजारी है। लेकिन जो अमीर आदमी होता है उसको डिप्रेशन इसलिए होता है कि उसके पास उसके जो दोस्त होते हैं वो भी उसी के लेवल के होते हैं ना, अमीर लोग। तो अमीर लोगों के पास एक दूसरे की बातें सुनने का टाइम ही नहीं होता, वो तो सिर्फ बेनिफिट्स के ऊपर चल रहे होते हैं। जब वो बेनिफिट्स के ऊपर चल रहे होते हैं तो वो उनको कोई बंदा चाहिए होता है जो उनकी बातें सुने। ये जो लाइफ कोच होते हैं, ये NLP प्रैक्टिशनर और ये समथिंग लाइक दैट जितने भी लोग बने हैं और जो डिप्रेशन का इलाज कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 1-1 घंटे उनकी सुनते हैं। अच्छा सर बताइए आपके साथ क्या हुआ। फिर वो बताता है, कहता है ठीक है सर आप ये टैबलेट्स लें, वो ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, ठीक है, दिमाग को रिलैक्स करने की, जाके सो जाए। उसके बाद 15 दिन के बाद का टाइम देते हैं, फिर 15 दिन के बाद, 4 महीने के बाद वो बंदा उस बंदे को ये बताता है कि देखें जो चीज आपके इख्तियार में है ना उन पे तो आप काम करें, जो इख्तियार में नहीं उनको छोड़ दें, तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो जब एंड में क्या कर रहा है, मतलब इतने पैसे भी ले लेगा, उसके सेशंस भी करेगा, और उसको ऐसा लगेगा, जो इलाज कराता है ना उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है, ये मेरी बात सही गौर से सुन रहा है, बाकी तो नहीं सुनते। तो ये है। और गरीब आदमी को अगर आप डिप्रेशन है और अगर उसको आप दे दो ट्रैंक्विलाइजर, 3 दिन अगर वो सो गया, चौथे दिन तो वो डिप्रेशन से नहीं फाके से मर जाएगा, क्योंकि उसके पास तो बेचारे के पास है ही नहीं ना, पैसा तो है ही नहीं उसके पास। अब अगर वो पैसे दे के सोता रहेगा तो उसको खाएगा कहाँ से। डिप्रेशन बेसिकली मैं एक वो है, हमारे टैगलाइन भी है अभी जो हमने स्टार्ट की है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसका है सोच का दुश्मन एहसास है महरूमी, और मैं हूं दुश्मन एहसास है महरूमी का। डिप्रेशन बीमारी नहीं, बिजनेस है अमीरों का, अमीरों से पैसा कमाने के लिए। गरीब आदमी को डिप्रेशन नहीं होता, गरीब आदमी को एहसास महरूमी होती है, और उसका इलाज है शुक्रगुजारी। ये हमारी टैगलाइन है अगले प्रोजेक्ट्स की। तो चीजें यही है सारी, मैं मकसद खुल के बोलता हूँ, मैंने किया है ना। अब आप देखें ना, मैं 2020 से पहले जो मेडिसिन खाता था, तो मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता। पिछले 4 साल से मैं मेडिसिन ही नहीं खा रहा। अब अगर देखें, बात वही आ गई ना कि 2 किस्म की डिजीज होती है, एक लाइफस्टाइल डिजीज होती है, एक बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं। अब बैक्टीरिया और वायरसेस जब आपको लगते हैं तो उसका तो इलाज मेडिसिन से ही होगा ना, लेकिन जो लाइफ की वजह से आपको डिजीज होती है उसका इलाज आपके खुद के हाथ में होता है कि आपने पोस्चर सही देना है, बैठना सही है, खाना सही टाइम पे खाना है, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब मैं 1 से 5 लोगों को रोजाना की बुनियाद पे खुशी देता हूँ,
किसी भी तरीके से दे सकता हूँ, किसी को जोक सुना के दे सकता हूँ, किसी को पैसे दे के दे सकता हूँ, किसी से पैसे लेके भी दे सकता हूँ। तो जब मैं लोगों को खुशी देता हूँ, वहां से जो मुझे खुशी मिलती है, मुझे तो डिप्रेशन होता ही नहीं है। तो भाई मैं तो दुनिया का गरीब आदमी हूँ, ठीक है, तो मेरे को डिप्रेशन तो होगा ही नहीं ना। डिप्रेशन तो उसको होगा जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है। मैंने दिमाग से सारी चीजें निकाल दी कि जो चीज कंट्रोल में है ना, मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जो बंदा बैठा है ना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। मेरे साथ जो बंदा घूम रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। या मेरा कोई जानने वाला है, मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई रिश्तेदार है, या मेरी कोई टीम का बंदा है, या मेरी कोई इंडस्ट्री का बंदा है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। उसकी मुस्कुराहट के लिए काम करता हूँ तो मुझे मुस्कुराहट मिलती है। मैं अपने फेस के ऊपर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता। लोग कहते हैं यार इतना फ्रेश कैसे नजर आते हो, भाई मुस्कुराओ ना। ये सवाल मैं भी वैसे भी पूछना चाह रही थी। आप जैसे बता रहे हैं, लग रहा है कि बहुत जमाने कदीम से आप अदाकारी करते आ रहे हैं, लेकिन चेहरा तो आपका ये नहीं कह रहा। तो देखिए ना आप कि भाई मकसद मुझे तो हजारों लाखों रुपए की प्रोडक्ट नहीं लगानी पड़ती मुंह पे। मैं तो सिर्फ मुस्कुराता हूँ और मुस्कुराहट की वजह बनता हूँ, और मैं किसी के काम आने की कोशिश करता हूँ। और अगर मैं नहीं आ पाता काम, तो मैं कभी गिल्ट फील नहीं करता कि मैं इसके काम नहीं आ सका। भाई मैंने कोशिश की, नहीं आ सका, ये कोशिश करता हूँ और आ भी जाता हूँ। बहुत सारे लोगों के काम आ जाता हूँ और बहुत सारे लोगों के नहीं आ पाता काम, लेकिन मुझे गिल्ट नहीं है, क्योंकि मेरा काम एक पाँव उठाना है, दोनों पाँव उठाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। एक लेवल तक मैं किसी की मदद करने की कोशिश करता हूँ, उसमें कामयाब होता हूँ या नाकाम होता हूँ, फायदा फिर मेरा ही है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि यार मैंने मदद नहीं की किसी की। मैं स्ट्रेट अवे बोल देता हूँ कि भाई कोई मुझे काम बोलता है, मैं बोलता नहीं कर सकता यार मैं। और अगर मुझे लगता है कि कोशिश कर सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार मैं कोशिश करता हूँ। और अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं मिनट से पहले कर देता हूँ। ये है मेरी आदत। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चीजें तो दुनिया की है ना, चलती रहेंगी। लेकिन जितने भी लोग हैं ना, हर इंसान का इंडिविजुअल लक है, उसको हर इंसान को एक्सेप्ट करना होगा। जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रॉब्लम में घिरे रहें। मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास कपड़े हैं नहीं है, मोबाइल है नहीं है, ये मेरा अपना जाती किस्मत है, तो मुझे रोना खाएगा। जिसने देना है वो जब मर्जी दे दे, जब मर्जी ले ले। ये इतना बड़ा शुक्र नहीं है कि मैं फिटफाट हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। इससे ज्यादा क्या ग्रेटफुल होगा इंसान? मेरी नजर में तो इससे ज्यादा सक्सेस कुछ है ही नहीं कि मैं भाग भी सकता हूँ, मैं चल भी सकता हूँ, मैं किसी को देख भी सकता हूँ, किसी को सुन भी सकता हूँ, किसी को कुछ सुना भी सकता हूँ। अच्छा, मालिक के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रही थी मैं कि आशिर अजीम के साथ आपने काम किया उसमें, तो कैसा वो आपका तजुर्बा रहा? क्योंकि आशिर अजीम एक मतलब उन्होंने काम कम किया बेशक, लेकिन ये कि उनकी जो एक पहचान है, धुआं, और जब भी उन्होंने काम किया लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उनको। देखिए मैं बड़ा स्ट्रेट बंदा हूँ और हमेशा वो आशिर अजीम को मैं जानता ही नहीं। अच्छा। मैं आशिर अजीम को जानने जब लगा हूँ जब मैं उसके पास से काम करके आ चुका था। अच्छा। जब मुझे फिल्म ऑफर हुई तो उन्होंने कहा भाई पार्टी लीडर का कैरेक्टर है, तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैं रिसर्च करता था, मुझे पता ही नहीं था पार्टी लीडर क्या होता है। फिर मैंने लोगों से फोन करके पूछा भाई पार्टी लीडर कौन होता है, क्या होता है। फिर मैंने आशिर अजीम के पास गया, फिर मैंने उससे सारी पूछा भाई कितनी एज है इसकी, कितना पढ़ा लिखा है, इसके बाप दादा क्या करते थे, ये सारी चीजें। बोला यार कितने सवाल करता है तू? मैंने कहा जितने सवाल कर रहा हूँ उसके जवाब दे दो। फिर ये वो फिर हमने जब शूट कर लिया पूरा, तो सुबह के 5 बजे थे मेरे पास, या 5:15 बजे का टाइम था। शूट बैक हुआ तो उसने कहा मुझे जानता नहीं, मेरा नाम आशिर अजीम है। मैंने कहा सर आप भी मुझे नहीं जानते, मेरा नाम शुक्र सर है, आप भी नहीं भूलेंगे आज के बाद। तो कह रहे अगर तू अच्छी एक्टिंग नहीं। मैंने कहा सर अगर आप मुझे स्क्रिप्ट पहले देता ना, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता। बोला तूने बहुत अच्छी एक्टिंग की, अगर तू अच्छी एक्टिंग नहीं करता ना तो तुझे नीचे फेंक देता यहाँ से। अच्छा। तो इस तरह की हमारी कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद फिर फिल्म रिलीज हुई, फिर सीन्स कट गए। लेकिन मुझे आशिर अजीम से जाती तौर पे जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि उसने मेरे सीन्स काट दिए और मैंने फिर उनको, अच्छा मैंने उसको डैमेज नहीं किया फिल्म को, कभी भी मैंने डिसोन नहीं किया। मैंने उनको ये बोला कि भाई देखें, सबसे ज्यादा मैंने मेहनत की, सबसे ज्यादा 25 अखबारों में मेरे इंटरव्यू लगे, चैनल्स पे बैठ के मैंने इसको प्रमोट किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको लास्ट जो मेरी मुलाकात हुई थी उसमें यही बोली थी मैंने उसको कि मैं कभी भी इसको डिसोन नहीं करूंगा, आपका मैसेज मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि उनकी जो टैगलाइन थी ना वो ये थी कि जैसे मैं शुजा समी पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, ये जमीन ये लोग मेरे हैं, और इसके आगे मैं ये ऐड कर देता हूँ कि मैं सबसे प्यार करता हूँ। तो वो जो टैगलाइन थी ना ओन करने वाली, वो मुझे बहुत पसंद थी। वो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज था अपने लोगों के लिए कि अपने लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करें, पॉजिटिविटी पैदा करें। तो उस वजह से मैंने उनको कभी भी कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने उनको एंड में ये बोल दिया था कि आपने मेरा सीन काट के अच्छा नहीं किया। हाँ, लेकिन वो हुई होंगी कोई वजूहात होंगी अब सेंसर्स की भी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये आसिर अजीम जो है वो डेफिनेटली एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमेशा मतलब मुल्क के लिए और बड़े मतलब मुहिब्बे वतन और हमेशा निशानदेही भी करते रहते हैं मसले मसाइल की, जो कि मतलब एक अच्छी बात है। राइट श्रीजा, तो अब हमारे पास हैं आखिरी 2-3 मिनट जिसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी फ्यूचर प्लान, और साथ साथ हमारे जो लिस्टनर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके व्यूअर, उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज आपकी तरफ से। देखें, मेरा एक ही मैसेज होता है हर चैनल पे, हर जगह पे, कि सिर्फ आप खुश रहें, और खुश रहने का फॉर्मूला ये है कि आपके अतराफ में खुशी नजर आए, और आपके अतराफ में होते हैं आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके बच्चे और आपके दोस्त अहबाब या फिर आपके कुलीग्स। तो आप उनको खुशी देने की कोशिश करें। जब आप उनको खुशी देंगे तो खुशी रिवर्स होगी। जब आपको वहां से खुशी मिलेगी तो आपकी 50 से 70% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, खुद को खुश रखना है, और खुद को खुश रखने के लिए खुशी को बांटना होगा। ये एक मैसेज है मेरा सबके लिए, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी। और फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आने वाले दिनों में हम क्या देखने वाले हैं? क्या आपका ज़रख़ीज़ दिमाग कुछ और दिखाने वाला है हमें? एक्चुअली हमारी कुछ चीजें ना चल रही हैं अभी ना। एक हमारी टाइटल है, हमने फिल्म भी शुरू की हुई है, आई डोंट नो कब तक कंप्लीट होगी, लेकिन वो शुरू कर दी है हमने। उसका टाइटल भी एहसास महरूमी है, अच्छा, जिसकी मैंने टैगलाइन आपको सुनाई थी। उसके अलावा एक बच्चों की सीरीज में स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पे भी हमने कुछ शूट कर लिया है, और बाकी हमारे जो टीम है वो लिख रही है। तो उसमें हम यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरा आइडिया है, उसपे मेरे राइटर्स की और मेरे जो लोग हैं उनकी बन नहीं रही है अभी तक ना। तो मतलब एक पॉइंट पे नहीं आया। एक महीने से ना, मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं एक ऐसा स्कूल बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें हर स्टूडेंट टीचर होगा और हर टीचर स्टूडेंट होगा। तो वो उस चीज पे वो कह रहे हैं कि नहीं, एक टीचर होना चाहिए। मैं बोला नहीं, हर बच्चा टीचर होगा, हर बच्चा स्टूडेंट होगा। तो इस चीज के ऊपर हमारी अभी तक आ नहीं रही है, सेटिंग नहीं बन रही है राइटर्स की और मेरी, लेकिन मैं देखें वो मुझे कायल करते हैं, मैं उनको कायल करता हूँ। तो वो चीजें चल रही हैं, हमारी डिफरेंट चैनल से बात चल रही है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम जो भी काम करें उसके अंदर मैसेजेस होने चाहिए। जैसे मैंने खुशियां शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसके अंदर मैसेज था। फिर सोच जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे बनाई थी मैंने, उसके अंदर एक मैसेज था। वो खास तौर पे ये मैसेज था कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये मैसेज था कि जिस खुदा ने किस्मत बनाई है ना, उसी ने अक्ल सलीम दी है दुनिया में इस्तेमाल करने की। तो भाई आपको जो दिमाग है ना आपके पास, उसको आप खुद भी इस्तेमाल करें, सिर्फ कॉपी ना करें कुछ लोग। कि आप हर इंसान के लिए हर एज के अंदर हर फ्रूट सूट नहीं करता, हर ग़िज़ा सूट नहीं करती। आप अगर 20 साल के हैं तो आप खाएं, ब्रोस्ट खाएं, आप जिंगर बर्गर खाएं, आप कुछ भी खाएं, आपको कुछ नहीं होगा, आप कोई भी ड्रिंक पिए नहीं होगा। लेकिन अगर आप 40 प्लस हैं, फिर आप अगर जिंगर खाएंगे ना तो फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। तो आपको किस वक्त में क्या खाना है वो आपको क्या कौन सिखाएगा, वो आपको आपकी एजुकेशन सिखाएगा। उसके लिए आपको खुद एजुकेट होना पड़ेगा। आप अपने आप को एजुकेट करना सीखें। दुनिया खूबसूरत है, दुनिया के लोग भी खूबसूरत हैं, हर चीज आपको खूबसूरत नजर आएगी। जस्ट एजुकेटेड हो जाए आप।
सही, जबरदस्त शुदा। थैंक यू सो मच आपके हमें वक्त देने का, और आपने हमसे मतलब इतनी चीज़ें अपनी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला फिर ज़िंदगी रही, आपके जो प्रोजेक्ट्स आएंगे फिर हम इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर भी बात करेंगे आपसे इन करीब। जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप हमें वक्त दें। तो शुजा, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती इस वादे के साथ, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।